मेरा नाम महेश है। मेरा दिल्ली में कपड़े का एक शोरूम था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया था। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी पलट दी थी कि मैं यहीं पर अपना एक दुकान खोल लिया था। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे मम्मी पापा तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे दूर के चाचा थे जो दिल्ली में ही रहते थे। मैं चाचा के यहाँ आकर छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई थी और मैंने अपना एक शोरूम खोल लिया था जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। जिंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे दुकान में 4 लड़के काम किया करते थे। मेरा शोरूम उतना बड़ा नहीं था पर यहाँ के कपड़े बहुत ही डिजाइनर और ब्रांडेड होते थे। लोग दूर दूर से कपड़े लेने के लिए मेरे दुकान में आते थे। मुझे अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र अब 30 साल हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ना चाहता था लेकिन अभी तक मैं किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और न ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने बिलिंग काउंटर पर बैठा हुआ था जब मैं एक लड़की को देखा था तो मुझे पहली नज़र देखते ही वो लड़की भाग गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था और सोच रहा था कि यह क्यों परेशान है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात है, ना कि मेरा उससे कोई ना तो रिश्ता था और ना ही कोई संबंध था, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वह बेचैन होकर और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि सर मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपकी दुकान के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ इनकार मत करना और मुझे नौकरी दे देना। मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरी दुकान में हर तरह के कस्टमर खरीदारी करने आते थे और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ मेल था, उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने इस लड़की को नौकरी दे दी तो मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यह मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता। इतने सारे लड़कों में एक लड़की कहीं मेरे शोरूम का नाम बदनाम ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी दुकान के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था, इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी, लेकिन इस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने फिर से कहा, सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका इतना मायूस चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था, क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है और मैंने उसे अपनी दुकान के सारे काम समझा दिए थे और बता दिया था कि तुम कहाँ पर काम किया करोगी। उसे मैं कपड़े पैकिंग और फोल्ड करने का काम बता दिया था। वह इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उसने फिर से कहा था, आपका बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। आपने एक मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में ही दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर आपने इस लड़की को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, आप देखना ऐसा ही ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वह अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की थी। वह लगातार काम कर रही थी, टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी और अब उसे मेरे शोरूम में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। अपना 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने मुझे कहा था कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसके एक बार ही कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए थे। उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजर सकती हूँ। मैं जब उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी।
मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया था और फिर मैंने उस पर डांट लगाई थी। कहा था कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझे ये बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम निर्मा बताया था। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और वह सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसने सर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वह देखने में जवान और बहुत खूबसूरत थी और मेरे शोरूम में काम करने लगी थी। मेरे डांटने पर वह बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन एक दिन वह अचानक चेंजिंग रूम से भागती हुई निकली थी। मैं हैरान हो गया था कि आखिर यह क्या मैटर है। मैं चेंजिंग रूम में गया तो मेरे स्टाफ में से 2 लड़के चेंजिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे को साफ कर रहे थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि निर्मा यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है? क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? वह कहने लगे, नहीं सर, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से वह डरकर भागी है, जरूर कोई ना कोई बात थी। अगले दिन जब वह काम पर आई तो मैंने उसे पूछा था कि तुम्हें कल क्या हो गया था, कल तुम इस तरह से क्यों भागी थी? उसने कहा कि आपके शोरूम में काम करने वाला जो नौकर है, जो गेहुए रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है। वह मेरे शोरूम में काम करने वाले गेहुए रंग के लड़के जिसका नाम छोटू था, उसकी बात कर रही थी। मैंने उसे कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा, हाँ, मैं चेंजिंग रूम की अंदर से सफाई कर रही थी और वह बार बार सफाई के बहाने आता और आकर मेरे शरीर के साथ टकरा जाता और कहता था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और फिर उसने आज तो हद ही कर दी। आज उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरी कमर में डाल दिया था और मैं वहां से भाग गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हें उस टाइम मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से भागने की जरूरत नहीं थी। मैंने छोटू को बुला लिया और कहा कि क्या तुमने ये हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने के बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको यह एहसास होता है जहां हम इज्जत से काम कर रहे हैं वहां भी हम इज्जत से महफूज नहीं है, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द उन्हें कोठी की तरफ धकेल देते हो। छोटू ने कहा, सर, ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैं आपके साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और इस लड़की को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। आपने इसकी बात मान ली और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। बात तो छोटू की भी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि यह लड़का ही गलत है, इसने लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फौरन ही फैसला कर लिया था कि मैं छोटू को नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने छोटू से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब क्लियर कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, और वह मेरे शोरूम से चला गया। पर जाते जाते ये कह गया कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया है। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और यह गलत। जाहिर सी बात है, उसको मैं काम से निकाल दिया था तो वह मेरी इस बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता था, इसलिए वह इस तरह की बात करते हुए वहां से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे एक स्टाफ ने कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ इस तरह के मैटर्स तो होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई मजाक बात नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे लड़के गांव के हैं और शादीशुदा है, जो कि अपनी अपनी पत्नियों से दूर है। कोई 2 साल से अपने घर नहीं गया, तो कोई 7 साल से नहीं गया होगा, तो कोई 10 साल से नहीं गया होगा। ऐसे में एक खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि यह तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या किसी मर्द से इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वह अपनी पत्नी से नहीं मिला है तो किसी भी औरत पर हाथ डाल देगा? वो लड़का मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था। उसने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है सर, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता, बल्कि दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं
और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है, तो किसी भी मर्द को अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है, तो उसे सहारा ही ना दे कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करे। अगर निर्मा को काम पर मैंने रखा है, तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर निर्मा के लिए मोहब्बत भरी फीलिंग्स नहीं होती, तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वह अपनी एक स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्या वह शादीशुदा थी, उसके माता पिता थे, या उसकी कोई मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की? आखिर वह यहाँ पर काम क्यों कर रही थी? मुझे उससे धीरे धीरे ये सब कुछ पूछना था, और अगर वह कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाजा था, मुझे नहीं लगता था कि वह शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। वो कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 24 साल होगी। वो तो एक कमसिन सी लड़की थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से मेरे लिए कुछ बना कर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था, लेकिन जो भी था उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ बहुत पसंद है। वह कहने लगी कि आपके लिए मैं कुछ बनाकर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लाती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वह मेरे लिए अपने हाथ से गाजर का हलवा बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही हलवा टेस्ट किया तो मैंने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, यह मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि यह हलवा फिर कभी तुम मेरे लिए बनाकर लाना, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैं उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था, अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी, और उसकी परेशानी मुझे अच्छी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मैटर है, तुम क्यों परेशान रहती हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं ये क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि एक भी कस्टमर दुकान में नहीं आया था। मैंने सारे स्टाफों को छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आप सब अपने अपने घरों को चले जाओ, बहुत बारिश हो रही है, कुछ पता नहीं कहीं ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। सारे स्टाफ धीरे धीरे सामान उठाकर घर जाने लगे थे। निर्मा भी जा रही थी। उसने दरवाजे से बाहर जाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं खुद दुकान में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। मेरा घर तो पास में ही था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि निर्मा वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वह अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन दुकान में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे कहा कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है अभी। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया ये सब? वह कहने लगी कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वह काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी एक आदमी के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, इसके बदले मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे हैरान होकर देखा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मुझे इस तरह का ऑफर दे रही थी, वह भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है वह यही सोचेगा कि यह लड़की तो ठीक नहीं है, लेकिन वह शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे चेंजिंग रूम में ले गया था। मैंने कहा था कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे।
मैंने उससे कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। पहले तो उसने कहा हाँ, लेकिन मेरे पापा बीमार है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भर कर देखने की कोशिश की तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी और ज़मीन पर बैठ गई थी, और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। वह कहने लगी कि मुझे जाने दो प्लीज़, सर मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो, और भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं अब आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसे कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वो मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था। हम लोग आबादी से काफ़ी दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे एक गलत काम करने का ऑफर देती है और अब कह रही है कि मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही हो और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे ले जा रही थी कहीं वहाँ पर मुझसे सब कुछ छीन ना ले, मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले। मेरे गले में सोने का चेन, हाथ में ब्रेसलेट और कुछ पैसे भी थे। मेरे पास महंगे आईफोन भी थे। वो सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिए तो क्या होगा? किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज तो बारिश का दिन था, इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन इसे आज ही ऐसा कुछ क्यों याद आ रहा था? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मेरे दिमाग में हजार तरह की बातें आ रही थी, जब अचानक से उसने कहा कि वह सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दो। वो घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इस घर में कोई इंसान कैसे रह सकता है। खैर वह गाड़ी से उतर गई थी और हम लोग घर के अंदर चले गए थे। घर की हालत देखकर आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबी राज करती है। इस घर में कुछ भी नहीं था, सामने ही किसी बच्चे के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि यह लड़की शादीशुदा है और उसके तो बच्चे भी हैं, लेकिन जब भी वह काम पर आती थी वह बच्चे को अपने साथ नहीं लाती थी। शायद वह अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी। बच्चे की चीजें तो पड़ी हुई थी, मगर बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर बच्चों की एक पुराना सा झूला भी था और कुछ खिलौने थे, उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वो मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए निर्मा से पूछने लगा कि यह कौन है। निर्मा ने भी इशारे से बताया, यह मेरे सर हैं, जहाँ पर मैं काम करती हूँ ये वहाँ के मालिक है। फिर उसने उस आदमी पर चादर डाल दिया था और उसे पानी पिलाने लग गई थी। उसके बाद उसने दवाई भी खिलाई थी। फिर निर्मा ने मुझसे कहा कि सर आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने उससे कहा तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा है। फिर उसने बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वह मेरा देवर है और मेरा पति एक शराबी है जो अभी घर पर नहीं है और वो कई कई दिन तक घर आता भी नहीं है। निर्मा शादीशुदा है। ये सुनकर तो मेरे हाथ जो उम्मीद का शीशा था वह चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और यह पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि मेरा पति शराबी और देवर बीमार है तो मैं उसके इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ ये तो मैंने देख लिया है, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे देवर को जो उनकी हालत ऐसी हो गई? इस पर निर्मा ने कहा कि ये भी शराबी था। एक दिन शराब के नशे में चूर होकर घर आ रहा था तो किसी ट्रक वाले ने ठोकर मार दिया और इसके दोनों घुटने और कमर की हड्डी टूट गई है। मैंने कहा निर्मा आखिर किसने तुम्हारी शादी ऐसे घरों और शराबी लड़के से करवाए और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं?
निर्मा ने बताया कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ ये दोनों भाई शराबी था, उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी, क्योंकि ये दोनों भाई शराब पीकर घर आते थे और मुझे खूब मारते थे। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरा बेटा 6 महीने का था तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, इसलिए क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ आखिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे भैया भाभी ने मेरे मम्मी पापा के मरने के बाद मुझे मेरे पति के हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे भैया भाभी बहुत लालची लोग थे। जिस दिन से मेरे मम्मी पापा मरे हैं उस दिन से मैं अत्याचार बर्दाश्त करती आ रही हूँ, पहले भैया भाभी का और उसके बाद अपने पति का। यह मेरा पति जब भी घर आता है तो मुझे मारना शुरू कर देता है, तभी तो मैं ये ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे शरीर पर जो जख्म के निशान है वो किसी और को ना दिख पाए। अगर कोई मेरे जख्म गिनन बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। निर्मा की बातें सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम उस घटिया इंसान के भाई का इतना ख्याल रखती हो, तुम अपने पति देवर और इस घर को छोड़ क्यों नहीं देती? और तुम इसके लिए पैसा भी कमाती हो और इस आदमी के लिए तुम मेरे सामने भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, जो औरत को कुछ नहीं समझते, और वह ऐसी औरत को जो एक घटिया मर्द के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और उसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं इसको इस तरह की एडवाइस देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, जैसा भी है पर है तो मेरा पति ही, और मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती। जब तक मेरा पति जिंदा है मैं इसकी पत्नी हूं, और देवर का भी इलाज कराना ही होगा। मेरी जिंदगी में शामिल होने वाले सारे लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूं। ये दोनों भाई एक दिन नरक में जाएंगे ही, इनसे सवाल भी जरूर किया जाएगा, इनको सजा भी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इन दोनों भाई के साथ कुछ बुरा किया तो फिर मुझे भी सजा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये दोनों भाई इस दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी, और यह सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि अगर ये मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इसका भाई शराबी है और वो इलाज नहीं करा सकता है। अगर यह अपनी मौत मर गया तब भी सब मुझे ही बुरा कहेंगे कि मैंने अपने देवर को मार डाला, क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा देवर ऐसी हालत में है और मेरा पति मुझे मारता है, फिर भी मैं उसके भाई के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता है। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि अपने बीमार देवर को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है, या फिर धंधा करती है, या गलत तरीके से पैसा कमाती है, वरना इतनी खूबसूरत लड़की जिसका पति शराबी है और देवर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, यह इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? मैं किस किस को जवाब दूं? मैं तंग आ गई थी, इसलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत कर ही लेती हूँ। तभी आपको मैंने ये सब कुछ कह दिया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं वह सब नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। मैं परेशान हो गई थी, मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम दीप रखा था, सिर्फ मेरे पति और देवर की वजह से वह मुझसे दूर चला गया। मैंने निर्मा की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने सोने के चेन, ब्रेसलेट, मोबाइल और कुछ पैसे जो मेरे पास थे वह सब कुछ रख दिए थे, और उससे कहा था कि यह चीज़ें बेच देना और इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया, और मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी बुरी है, लोग हमेशा औरत पर ही उंगली उठाते हैं। आज ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश हो रही थी, और निर्मा ने तो मुझे खुद कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने इनकार करके ये साबित कर दिया था कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का इरादा नहीं रखता है तो इससे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहक नहीं सकती, और वह भी इस पाप से बच गई थी। निर्मा अगले दिन से काम पर आने लगी। वह अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत अभी भी थी ही, लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वो कभी भी मुझसे शादी करेगी,
क्योंकि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वह अपने पति को छोड़ने वाली होती तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैं निरमा को अपने दिल के किसी कोने में दबाकर रख दिया था, जहां पर वह हमेशा के लिए रहने वाली थी। लेकिन मैं उससे जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी कभी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उसे ये भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति का बिहेवियर अब तुम्हारे साथ बेहतर हुआ या नहीं। क्या हुआ, अभी भी तुम्हें मारता रहता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो। लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। आज वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और खूबसूरत लग रही थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या बात है निरमा? उसने कहा, यहाँ नहीं अकेले में। मैंने कहा ठीक है और उसे लेकर एक कॉफ़ी शॉप पर गया। उसने कहा, सर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, पर तुम्हारा पति? उसने कहा, कुछ दिन पहले मेरे पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और ये खबर सुनते ही उसके भाई ने भी उसी समय दम तोड़ दी। ये रहे आपके चेन, ब्रेसलेट, मोबाइल और पैसे। कुछ दिन बाद मैंने निरमा से शादी कर ली। मैं निरमा को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।